खत्म हुई 2019 की तशहीर, लेकिन जो मुद्दे उठाने चाहिए थे वो मुद्दे क्यों नहीं उठे हैं, इसी के ऊपर हमारी चर्चा लगातार जारी है। सभी खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। मनोज यादव जी, क्योंकि लगातार बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी से, और जब भी कोई सवाल किया जाता है भारतीय जनता पार्टी से तो जवाब में यह आता है कि भाई पिछले 55 साल के राज के अंदर कांग्रेस के या 60 साल के राज में ये नहीं हुआ। तो क्या उस चीज की दुहाई देकर आप अपने आप को पाक साफ बता सकते हैं? देखिए, हम किसी भी मुद्दे से हम लोग बचे नहीं है, ना ही भागे हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र उठा लीजिए, उन्होंने कहा था कि सब घरों तक बिजली पहुंचाएंगे। 2009 में, 14 में आप उठा के देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 18,000 गांवों तक जो 18वीं सदी का अंधेरे का जीवन यापन कर रहे थे, उन 2.5 करोड़ परिवारों तक हमने बिजली पहुंचाने का काम किया है। जो कांग्रेस पार्टी अपने संकल्प पत्र में लेके आई थी, घोषणा पत्र में लेके आई थी कि 10% आरक्षण देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण देने का काम किया। जो कांग्रेस किसानों के लिए कह रही थी कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, किसानों की आय को दुगना करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए उनको सालाना देने का काम किया डीबीटी के माध्यम से। दूसरा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जब यूपीए सरकार में गई 2006-7 में, तो इन्होंने लागू नहीं किया। किसानों की आय को दुगना करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, सार्थक पहल की है। एमएसपी 22 फसलों पर एमएसपी 1.5 गुना किया गया है। नीम कोटेड यूरिया 100% नीम कोटेड यूरिया को बनाएगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कौन से मुद्दे पर नहीं है। जिस सुशासन की बात करते हैं, डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत 5 करोड़ 63 लाख रुपए सीधे लोगों के खातों में पहुंच रहे हैं। नेतृत्व की बात करते हैं तो नेतृत्व, एक स्पष्ट नेतृत्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या मजबूत सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कमजोर सरकार होनी चाहिए? क्या आप वही दौर देखना चाहते हैं जो वीपी सिंह के समय में था, जो गठबंधन के समय में था? तो क्या चाहते हैं आप? क्या मजबूत नेतृत्व नहीं चाहते हैं? तो मजबूत नेतृत्व अगर दिया का मुद्दा है तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत नेतृत्व है। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, देखिए, जो टुकड़े टुकड़े गठबंधन है और जो कांग्रेस है वो अफस्पा को हटाने की बात करती है, सेडिशन कानून को हटाने की बात करती है, उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा नहीं है, क्योंकि उनको पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी है उनसे प्रेम है। इनके जो अध्यक्ष हैं, इनके जो मंत्री हैं, वो पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन जाते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर हम लोग अडिग रूप से खड़े हुए हैं। तो किस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे? भारतीय प्रधानमंत्री जी के कोई भी आप भाषण उठाइए, किसी भी भाषण में देखिए, प्रधानमंत्री जी अपने विकास की जितनी भी उपलब्धियां हैं उनको जनता के बीच में रख रहे हैं। और निश्चित रूप से हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में व्यंग विनोद चलता है, लेकिन संस्कार और शुचिता बनी रहनी चाहिए। जो संस्कार और शुचिता कांग्रेस का गिर गई है। लेकिन सर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल, संस्कार तो रह ही नहीं गए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, संस्कार की बात बताता हूं। यही सिद्धू थे जो हमारी पार्टी में थे तो भारत माता की जय बोलते हैं, वही शत्रुघ्न सिन्हा थे तो भारत माता की जय बोलते थे। यही सिद्धू है और वही शत्रुघ्न सिन्हा है, जैसे ही वो कांग्रेस में गए हैं वो गाली गलौज कर रहे हैं, पाकिस्तान परस्ती कर रहे हैं, जिन्ना का बखान कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, कांग्रेस का चरित्र ही ऐसा है, कांग्रेस के संस्कार ही ऐसे हैं कि उसमें जो भी जाएगा वो गंदा ही होने वाला है। मैं इसका जवाब जान लेता हूं। अनुज जी, क्या ऐसे ही है कि वाकई में कांग्रेस इस तरह की है कि जो भी कांग्रेस के अंदर जाता है वो अच्छा खासा आदमी रहता है और जाकर वहां पर झूठ बोलना शुरू कर देता है, गाली देना शुरू कर देता है? देखिए, जिनके अध्यक्ष ही झूठे हैं, झूठ की खेती करते हैं। ठीक है, रिप्लाई ले लेते हैं, मैं जवाब ले लेते हैं। जो राफेल का राग अलापते हैं, सीधे सीधे स्पष्ट बात है कि राहुल फेल है। ओके, राहुल को नकार दिया, गठबंधन ने भी नकार दिया है, इनकी पार्टी भी उनको नकार चुकी है। ठीक है, इसका अनुचित जवाब, इसलिए उनकी बहन को लाया गया है। ठीक है, अनुचित जवाब दिए। देखिए, इनका भाषण अगर पूरा हो जाए तो मैं जवाब बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। देखिए, जब मुद्दों की बात करेंगे तो कहेंगे भाषण है। ठीक है, ओके। मैं यही बात जानना चाहता हूं, जब मुद्दों की आप चर्चा करेंगे तो जवाब नहीं देंगे। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करेंगे ना, वो एक लय बनानी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, मेरी आदत नहीं है इस प्रकार से, ना मैं किसी के बीच में बोलता हूं, ना मैं फिर किसी के बीच में अपने बीच में बोलना किसी को पसंद करता हूं, क्योंकि अगर मैंने फिर बोलना शुरू किया तो फिर जवाब देने बहुत भारी पड़ जाएंगे। तो हम चाहते हैं शालीनता से डिबेट करें, थोड़ा सा आप अपने समय में बोलिएगा, मेरे से जवाब पूछा गया है, मुझे उत्तर देने दीजिएगा। देखिए, झूठों की पार्टी तो ये है, भारतीय झूठा पार्टी इस देश में कौन है? भाजपा का नाम ही तो आज की डेट में भारतीय झूठा पार्टी है। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक
ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए तमाम 5 साल तक केवल झूठ ही झूठ बोला है, और चुनाव प्रचार के समय में जितने झूठ उन्होंने बोले हैं शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने कोई भी झूठ बोला हो कभी भी। देखिए ये तो वो है, तो यही इनका चाल चरित्र और चेहरा है। जब इनके सूबे के मुखिया ऐसे होंगे तो निचले स्तर के जो है वो लोग क्या कहेंगे? तो हमें इनसे कोई इनकी चरित्र में जाकर के, इनके स्तर पे जाकर के मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। ये बात करते हैं भारत माता की जय और वंदे मातरम की, तो अभी मैं हाल का बिहार के चुनाव का एक प्रचार का एक वो सीन याद दिला दूं जिस समय नरेंद्र मोदी जी के साथ नीतीश कुमार जी इनके जो है बहुत प्यारे सहयोगी, जिनका डीएनए तक एक दूसरे ने पूछ लिया था जी। जब मोदी साहब ने कहा कि वंदे मातरम कीजिए और तमाम सब लोग खड़े हो गए थे और नीतीश कुमार जी वहां भी खड़े नहीं हुए, ना उन्होंने वंदे मातरम बोला। तो ये तो इनका हाल है। जो इनके अलायंस के साथी हैं वो तो इनके सामने इनकी रैली में वंदे मातरम नहीं बोलते और प्रधानमंत्री जी को चुप होने लगा, लेकिन उनसे वंदे मातरम नहीं बुलवा पाए। आज आप क्या देश की जनता को देंगे? आज वंदे मातरम बोलने में भी आपके सहयोगी को जो है शर्म आ रही है, आप दूसरों से प्रश्न उठाते हैं। क्या प्रधानमंत्री से इतना नहीं बोला हुआ गया कि क्यों नहीं बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी? आखिर किस चीज ने रोका उनको? आप यहां पे चुनावी सभाओं में और जो है टीवी चैनल्स पे बैठ करके शोर मचाते हैं। ये तो प्रधानमंत्री के सामने हुआ था और सब लोगों ने देखा था, उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। और आज बात करते हैं कि हम तो देखिए मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। अभी तक ये 6 चरण के जो चुनाव हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये किस आधार पर चुनाव हुए हैं। केवल और केवल जनता का जो है ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए चुनाव लड़ा गया। सबसे पहले चुनाव लड़ा गया, कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का कार्ड खेला गया। जब सांप्रदायिकता का इनका कार्ड फेल हो गया तो राष्ट्रवाद लेकर के आ गए दूसरे चरण में। जब राष्ट्रवाद भी नहीं चला, देश की जनता ने राष्ट्रवाद के नाम पर भी इनको नहीं किया, क्योंकि सब लोगों के मन में राष्ट्रवाद है, कौन सी नई राष्ट्रवाद आप जगा रहे हैं? तो आप जाति का अपना कार्ड लेकर के आ गए। जाति में भी प्रधानमंत्री ने 3 बार, अपनी नरेंद्र मोदी जी ने 3 बार जाति बदली। पहले ओबीसी बने, जब ओबीसी से काम नहीं चला तो फिर पिछड़े बने, अब पिछड़े से भी काम नहीं चला तो अति पिछड़े बन गए। आप अपनी जाति तो तय कर लीजिए। अपनी जाति बताने में भी 3 बार झूठ बोलना पड़ गया आपको। जब जाति का कार्ड नहीं चला तो कहीं ना कहीं फिर जो है पंजाब के जब चुनाव आए तो 84 के कांड को लेकर के आ गए, सिक्कों के जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आ गए। हम ये पूछना चाहते हैं, हमने तो कार्रवाई की, जो अब कांग्रेस के नेता उसमें जो शामिल थे हमने उस पर भी कार्रवाई की। आप बता दीजिए 5 साल क्या किया? आपने कुछ नहीं किया आपने। लेकिन और अपने बता दीजिए, आप तो दंगों में खुद इन्वॉल्व रहे। आपने किससे माफी मांगी? कांग्रेस पार्टी के मुखिया ने माफी मांगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद में माफी मांगी प्रधानमंत्री रहते हुए, सोनिया जी ने माफी मांगी, राहुल जी ने माफी मांगी। हम तो आज भी शर्मिंदा हैं जो उस बात के लिए हमें दुख भी है। लेकिन आप बताएं, आपको 2002 के दंगों के लिए दुख है नहीं है? कितने भाजपा के नेताओं को सुन लीजिए, आखिर क्यों एक सिख प्रधानमंत्री से माफी मंगवाते हैं? सोनिया गांधी क्यों नहीं मांग सकती? राहुल गांधी क्यों नहीं मांग सकते? और मैं नेताओं को आपने जेल भेजा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को तड़ी पार कर दिया था। दंगों के मुकदमे उनपे, हत्या के मुकदमे उनपे, आपने तो सरकार बनते तमाम मुकदमे उनसे हटा दिए। मैं जवाब देता हूं। एक जज उनकी मौत की आज तक किस समय जवाब हो गई, केस की जांच कर रहे थे, आज तक उसका कोई जवाब नहीं। जवाब ले लेते उसके बाद रंग मिश्र आयोग एक स्थापित किया, इन्होंने गठित किया, रंगनाथ मिश्र आयोग इन्होंने गठित किया था 1984 के दंगों पर। उनको राज्यसभा इन्होंने प्रोत्साहित करके भेजा। यही कमलनाथ, राजीव गांधी एंड कंपनी की जो गुंडा गैंग थी उनको प्रोत्साहित किया गया, सज्जन कुमार हो चाहे कमलनाथ हो। मैं आपसे बता देता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है जिन्होंने 2015 में एसआईटी गठित किया। उस एसआईटी के मार्फत ही सज्जन कुमार को उम्र कैद हुआ है, वरना इससे पहले कुछ भी नहीं हुआ। वो पीड़ित करहा रहे थे। आपने एक भी लोगों का, मैं बोल रहा हूं, आप बीच में बोल रहे हैं, अभी आप भाषण दे रहे हैं, अभी आप भाषण दे रहे हैं, अरे बातें कर रहे हैं, आपने खेद नहीं किया, एक बार भी आपने माफी नहीं मांगी है, देश के नरसंहार किया। और इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये विज्ञान ये कहता है कि भूकंप आता है तो पेड़ गिरता है, लेकिन इनके पूर्व प्रधानमंत्री बोले बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अपने सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? पीएमओ से पहले की बात बचा गया। नरसंहार करने वाले हमारे साथ देखिए मुद्दों से भटकाया जा रहा है डिबेट को। 5 सेकंड दिया जाए हमें। देखिए मैंने फर्स्ट टेक में ही कहा था भय भूख भ्रष्टाचार पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या आप देख रहे हैं दोनों पॉलिटिकल नुमाइंदे इस पर बात नहीं कर रहे हैं। कोई 1984 को ला रहे हैं और कोई 1984 को डिफेंड कर रहा है। नो डाउट 1984 को कोई डिफेंड नहीं कर सकता है और कांग्रेस की इसमें गलती रही है। आप जगदीश टाइटलर को यूपीए 1 में मिनिस्टर बनाए थे कि नहीं बनाए थे? जगदीश टाइटलर यूपीए 1 में मिनिस्टर थे। आपने सज्जन कुमार को कई बार टिकट दिया। सज्जन कुमार, आप मुझे बोलने
बोलने दिया जाए, एक मिनट। ताजपोशी की गई है 84 के दंगों की, बोलने दीजिए। जितने भी अपराधी थे। अनुज यात्रा जी मुझे बोलने दीजिए, आप इसको काउंटर कर दीजिएगा। सज्जन कुमार को टिकट दिया गया कि नहीं दिया गया? और अमित शाह को और हाल की घटना, मनोज जी एक मिनट, भारत के प्रधानमंत्री के सामने बैठे हैं। मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूर्व प्रधान और अपने मनोज जी आप सब क्लीन चिट मिला है। सबके स्थान पे आप ही बोलेंगे क्या? ठीक है, सबके स्थान पे आप ही बोलेंगे क्या? मनोज जी, वो दंगे थे गुजरात मनोज जी में, बोलने था। मनोज जी ठीक है, एक सरकारी मशीनरी को लगा दिया गया था। मनोज जी सबके स्थान पे आप ही बोलेंगे क्या? ठीक है, मैं कर रहा हूं कि देखिए वह किस प्रकार से काम करती है। हाल में ही अब राजस्थान में बीजेपी से सत्ता छीन के जनता ने कांग्रेस को दिया। अलवर में क्या हुआ है? अलवर पे अनुज यात्रा जी से मैं सवाल करना चाहता हूं, एक महिला अपने पति के साथ कहीं जा रही होती है और 5 लोग मिलकर सामूहिक बलात्कार करते हैं और 1 हफ्ता तक एफआईआर नहीं होता है। आप खाना पूर्ति करते हैं, एसपी को सस्पेंड करते हैं, एसएचओ को सस्पेंड करते हैं और राजनीतिक लाभ के लिए राहुल गांधी कल वो दलित के घर जाते हैं। ये क्या, कौन सा आप शासन दे रहे हैं? दूसरा सवाल मेरा, एक मिनट, जहां तक नहीं आप अपने बारे में बोल लीजिएगा। जहां तक मूलभूत सुविधाओं की बात है, आज भी राजस्थान में आप चले जाइए, गंगानगर चले जाइए, जैसलमेर चले जाइए, 10-10 किलोमीटर चल के लोगों को पानी लाना पड़ता है। चाहे आप महाराष्ट्र चले जाइए, सुशील कुमार शिंदे के एरिया में चले जाइए, 10 किलोमीटर चल के पानी लाना पड़ता है। ये है क्या कांग्रेस 55 सालों में मूलभूत समस्या को समाप्त कर पाई? जिनका वोट कांग्रेस सबसे ज्यादा लिए अल्पसंख्यक का, आज भी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में इंप्लॉय रेशियो देखिएगा, 2% भी मुसलमान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है। ये मुसलमान का आपने डेवलपमेंट किया है क्या? इस मुसलमान क्या देश के नागरिक नहीं है? और तीसरा बात मैं बोलूं कि क्या आप मुसलमानों के शिक्षा का जो हालात है क्या सुधरा है? बिल्कुल, बहुत सारे आपके सवाल हो रहे हैं। ये मैं कांग्रेस से जानना चाहूंगा इस बात, लेकिन कांग्रेस शासन किया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेवार है। ठीक है, आप कमाल कर रहे हैं। ठीक है, इतना हम लोगों के ऊपर तो ये आरोप लगाते रहे हैं कि ये तो मुसलमानों का पक्ष लेते हैं। आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं क्यों प्रश्न? 55 साल आपने शासन किया। भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिम विरोधी पार्टी रही है, मैं रोकना चाहूंगा। जनता पार्टी मनोज जी नहीं, मैं इजाजत नहीं दे पाऊंगा सर, मैं अभी इजाजत नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जाहिर तौर पर क्योंकि बाकी और लोग भी बैठे हैं, उनका भी बात सुननी है, वो भी हमारे मेहमान हैं, उनकी भी बात सुननी होती है। यहाँ पर अभिजीत जी बहुत देर से अपना क्वेश्चन रखने की कोशिश कर रहा है, अपनी बात बताने। अजय अभिजीत जी देखिए, अभी अनुज यात्रा जी ने काफी देर तक ये बोलते रहे कि मोदी जी के ऊपर ये हुआ, मोदी जी के ऊपर वो हुआ और ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप ये जान लीजिए कि 1984 के दंगे के बाद कम से कम 20 साल तक कांग्रेस सरकारें रही विभिन्न स्तर पर। कांग्रेस के द्वारा एसआईटी की स्थापना नहीं की गई, यह एक स्थापित तथ्य है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और फिर दिल्ली हाईकोर्ट के डायरेक्शन में। दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट के डायरेक्शन में दिल्ली हाईकोर्ट के डायरेक्शन में दिल्ली हाईकोर्ट के डायरेक्शन में ही 2015 में एसआईटी बनाई गई। यह एक तथ्य है। वो क्या जी बोल रहे हैं, उसे करेक्ट कर लेते हैं। कांग्रेस 89 के बाद जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूपीए 1 यूपीए 2 भाई साहब 84 से मैं बोल रहा हूँ, 84 से आप गिनेंगे तो 84 से 89 नहीं रुक जाइए भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ 84 से 89, 92 से 96, 91 से 96, उसके बाद 2004 से 2014 तक। मैं भी अपने तथ्य जानता हूँ, अपने तथ्य पूरे 20 साल हो रहे हैं। 20 सालों तक सरकार में रही लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के दंगे होते थे, क्या आप लगातार पहुंच रहे अनुज जी ऐसे तो डिबेट करने नहीं दूंगा, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अनुज जान लीजिए, एक लाइन नहीं बोल पाएंगे आप फिर। अनुज जी एक लाइन नहीं बोल पाएंगे सर, फिर आप मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ सर। ये तो सर कोई बहस ही नहीं हुई ना, ये तो सर कोई बहस ही नहीं हुई। फिर अनुज जी की कोई जिम्मेदारी नहीं। आप देखिए गुजरात के दंगे होते हैं 2004 में, सुप्रीम कोर्ट के जज को मजिस्ट्रेट के लेवल की इंक्वायरी में उठाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को मजिस्ट्रेट के लेवल से इंक्वायरी में उठाया जाता है। एसआईटी में मोदी जी जाते हैं, पूरी उनकी इंक्वायरी होती है, वो कभी नहीं कहते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, वो कभी नहीं कहते मेरे साथ कुछ गलत हुआ। उसके बाद वो पूरे उस प्रक्रिया का हिस्सा रहते हैं और उसका सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित एसआईटी से पूरी तरह से वो बाइज्जत बरी होते हैं, ना कि सबूत के अभावों में। उनको कहा जाता है ही इज एक्विटेड विद ऑल ऑनर्स। प्रधानमंत्री जी भी उस तरीके से बरी होते हैं, उसी तरीके से अमित शाह जी भी बरी होते हैं। आप देखिए जस्टिस लोहिया के केस को आपने लाया, आप कहते हैं आप सरकारी मशीनरी को जो है सम्मान करते हैं। जस्टिस लोहिया के केस में दीपक मिश्रा, जस्टिस
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर किसने आरोप लगाया? वो कांग्रेस के नेता ही थे जिन्होंने ये आरोप लगाया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी ये जो है बिके हुए हैं। खुल के बोला उन्होंने। आप कह रहे थे ना अभी कि महाभियोग लड़ना गलत नहीं है, महाभियोग लड़ना गलत नहीं है, बात उसकी नहीं है, बात आप ला किस आधार पे रहे हैं, सवाल उसका है। इस तरीके से आप देखें सीएजी था, आप देखें प्रकाश राय जी सीएजी हुआ करते थे, उनके ऊपर जब वो सीएजी थे तब लगातार आरोप लगाया था कांग्रेस के नेताओं ने। उन्होंने कहा था कि ये झूठ बोलते हैं, ये बिके हुए हैं, ये पैसा लेके ऐसा कर रहे हैं। इस तरीके से बोला है सर, खुद प्रकाश राय जी ने खुद बोला इस चीज को। वो तो मोदी जी की सरकार ने उसको 22 बरी कर दिया, जितने भी लगातार हम बात कर रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है हमारी और चर्चा इस बात पर हो रही है कि 2019 की तशहीर तो खत्म हो गई है, लेकिन जिन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए था, इंतखाब लड़ना चाहिए था, वो मुद्दे कहीं ना कहीं भटक से गए थे। ये बात और है कि मुद्दे उठाए जरूर गए हैं, लेकिन जो बड़े मुद्दे बनाए गए हैं उनके नीचे ये जो अहम मुद्दे हैं वो दबते नजर आए हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अजय कुमार जी, क्योंकि सवाल यहां पर ये उठता है कि अगर जिस तरीके से आप कह रहे थे कि ये कोई ऐसा अहम मुद्दा नहीं है कि आपने अगर इंतखाबी मंशूर जारी नहीं किया है, मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन कम से कम अपने आवाम को ये तो बताना चाहिए था कि भाई हम आने वाले वक्त में आपके लिए ये कुछ कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स अगर बता दिया जाता या फिर ये बोल दिया जाता कि हमने इतना काम किया है, तो कम से कम जनता को राहत मिलती। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल मौजू है और बता देना चाहिए था और बताना चाहिए, दोनों में फर्क है, आप खुद ही कह रहे हैं। अब जैसे देखिए यहीं पे इतनी लंबी बहस हो रही है, आपका बहस ही आज मैनिफेस्टो था जी, लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र पूरे चर्चा में कभी भी मैनिफेस्टो पे आए क्या? नहीं आए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस मैनिफेस्टो में, चलिए आप उनका मैनिफेस्टो मुझे याद है, मैं एक एक बिंदु उठाता हूं जितना आप समय देंगे। उन्होंने एक शिक्षा पे बजट को 6% ऑफ द जीडीपी ले जाने की बात की है इसमें। तो ये तो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट थी, आपने बनाई थी कोठारी कमीशन, तो आपका सरकार रहा उसके बाद 10 साल तक, आपने क्यों नहीं लागू किया? एग्जैक्टली। आपने मुसलमानों के सवाल पर सच्चर कमीशन बनाया था, आपकी सरकार रही 10 साल, आपने क्यों नहीं लागू किया? हाँ, आपने जो नई बात लागू की भाजपा के राष्ट्रवाद से लड़ने के लिए, वो कहा अपक्सा हटा लेंगे, वो जो आतंकवाद विरोधी कानून है वो हटा लेंगे। तो ये सारी चीजें इनको देखनी पड़ेगी। अभी जो अगर हम हटें, दोस्त आज वो विपक्ष में हैं, सरकार को घेरने का दायित्व उनका है। लोकतंत्र के दो मजबूत स्तंभ हैं, सरकार और विपक्ष, लेकिन वो विपक्ष की भूमिका में लगातार फेल हो रहे हैं। हम भी कभी विपक्ष में थे, यही इनके प्रधानमंत्री माननीय जिनकी वो चर्चा कर रहे थे राजीव गांधी जी ने बड़ी संसद में अटल बिहारी जैसे वरिष्ठ नेता को कहा था कि वाजपेयी जी अपनी अंग्रेजी तो ठीक कर लीजिए। जब वाजपेयी जी ने एक सवाल पूछा था अंग्रेजी में, अपना ग्रामर तो ठीक कर लीजिए, तो हम तो नहीं बिफरे थे, वाजपेयी जी तो नहीं चिल्लाए थे, बड़े सामान्य से मुस्कुराते हुए वाजपेयी जी ने, मैं उस संसद में मौजूद था, मैं उस रिपीटिंग कवरेज कर रहा था, वाजपेयी जी ने कहा राजीव गांधी जी अंग्रेजी तो मैं ठीक कर लूंगा, देश की चिंता आप कर लीजिए, मैंने एयर होस्टेस से अंग्रेजी नहीं सीखी है आपकी तरह, मैं देसी आदमी हूं, देसी भाषा में बात करता हूं। ये जवाब देने का सलीका आखिर कांग्रेस के मित्र विपक्ष में बैठे हुए क्यों नहीं सीखते? क्यों उनको बार बार मुद्दों से भटकने का काम अगर हम कर भी रहे हैं तो ये तो उनका दायित्व है ना कि खींच के लाओ, हमारी घेराबंदी करो, हमसे मुद्दों पे सवाल पूछो। लेकिन आप में अगर थोड़ी अकल की कमी है तो बाहर से ले लो, लेकिन लोकतंत्र को तो मजबूत करो। मैनिफेस्टो की जो राजनीति है, जो संवैधानिक प्रावधान है, उसको तो मजबूत करने की जिम्मेवारी आपकी थी, और आज कम से कम विपक्ष में हो तो अपने मजबूती से आके सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम करो। अजय जी के बात से सहमत हैं। जिस प्रकार से यूपीए सेकेंड का आप मैनिफेस्टो देखेंगे, अजय जी ने बिल्कुल सही कहा। चाहे आधा सेकंड ऋषि भाई, आधा सेकंड जी। देखिए, रोजगार का सवाल ये बार बार उठाते हैं, अभी भी हमारे कांग्रेस के मित्र ने उठाया। क्या है इनके मैनिफेस्टो में रोजगार? इन्होंने कहा हम 2.5 लाख नौकरियां पिछले 5 सालों में ये हम आपको देंगे।
1.25 लाख, सॉरी 2.5 लाख मैंने ज्यादा, 1.25 लाख प्रति साल। क्यों? क्योंकि सरकारी उपक्रम में ये रोजगार खाली हैं, ये पद मोदी जी ने नहीं भरे हैं। चलिए हम मान लेते हैं हमने 1.25 लाख लोगों की वैकेंसी नहीं बहाल की है, इनकी इस आरोप को हम सही मान लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये 1.25 लाख पद इन्हीं 5 साल में प्रति वर्ष के हिसाब से वैकेंट हुए हैं, या आपके 10 साल के यूपीए शासन काल में भी थे? ये सरकारी नौकरी में ठेकेदारी, निजी प्रथा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का सिस्टम क्या यूपीए की देन नहीं है जो हमें विरासत में मिली है? और आज बजट में प्रावधान नहीं होने के कारण हम परमानेंट नियुक्ति नहीं कर पाए अपने पास। अजय जी की बात को मैं आगे बढ़ा के मैं बता रहा हूं कि एक बात बिल्कुल सही है, सच्चर कमेटी का रिकमेंडेशन हो या कोठारी आयोग का रिकमेंडेशन हो, चाहे स्वामीनाथन आयोग का जो रिकमेंडेशन हो, कांग्रेस के कार्यकाल में गठित हुई थी, क्या कांग्रेस उसको लागू कर पाई? बिल्कुल नहीं लागू कर पाई। तो एक बड़ा मुद्दा तो है जो आप मैनिफेस्टो में आप लेके आते हैं, क्या उसको लागू कर पाते हैं? नहीं, बिल्कुल लागू नहीं कर पाते। चाहे रोजगार का ही मामला देख लीजिए, भ्रष्टाचार का मामला देखिए, यूपीए 2 जाने का सबसे बड़ा कारण था भ्रष्टाचार। तो आप जो सबसे पुराने पार्टी हैं, आपको सबसे ज्यादा अनुभव है सरकार चलाने का, तो क्या आपके नाक के नीचे कॉमनवेल्थ में घोटाला हो रही थी? आपके मंत्रिमंडल के जो भागीदार थे, राजा साहब घोटाले पे घोटाले कर रहे थे, तो क्यों नहीं आप उसको रोक पाए? तो कहीं ना कहीं परसेंटेज वर्किंग स्टाइल पे जो है कहीं ना कहीं परसेंटेज तो उठता ही है। पैसों चीजें खरीदी जा सकती थी, उतने पैसों के अंदर उसका किराया दिया जा रहा था। बिल्कुल, आप देखिए, आप सबसे बड़ा मतलब मैं समझता हूँ यूपीए 2, मैं 2 सेकंड लूंगा, उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता ऋषि जी का 2 सेकंड और 30 सेकंड कितना, कौन सी घड़ी से देख करके वो अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, चलो ओके। 30 सेकंड आपका कितने देर का होता है? चलिए आप ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितना समय आपने अभी अजय जी को दिया, ऋषि जी को दिया, उससे पहले सर आपके पास बहुत कम समय है, क्योंकि बहुत सारे नहीं, मेरे को नहीं मालूम था कि आप समय मुझे नहीं देंगे, क्योंकि मेरे पास देखिए, मेरे पास आपके चैनल में 2 दायित्व होते हैं। एक तो ये है कि जो झूठ बोले गए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, मुझे उनकी सफाई देनी है, और जो हमारी जो योजना है मुझे उस पर भी जवाब देना है। और आप पहले ही बोल देते टाइम कम है, तो मुझे लगता है मैं चुपचाप बैठ करके मूक दर्शक बन के यहाँ बैठा। आप बुलवाइए इनसे। देखिए ये बीच में ये भाजपा वाले भी टपक पड़े, और अभी अजय जी ने तमाम तरह के झूठ बोले, मैं उनके सुनता। देखिए सुनिए, सबसे पहला इन्होंने अभी झूठ बोला कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर जो है उसका हटाएंगे, और ये हटाएंगे और वो हटाएंगे। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि पहले तो सफाई देने पे ही मेरा सारा समय निकल जाता है। आपने इतना सरकार बर्बाद, अजय जी इसमें सहयोगी है मोदी जी की सरकार। तमाम झूठ बोलने में समय निकाल देते हैं। सवाल यहाँ पर वक्त का है, और वक्त मुझे बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया।